हेलो दोस्तों, जो कल आपकी लाइव क्लास ली गई थी उसमें काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश की जो लाइव क्लास थी दोस्तों वो रोक दी गई थी। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों जो वाईफाई का अडेप्टर होता है वो कल फ्यूज हो गया था, जिसकी वजह से नेट की काफ़ी प्रॉब्लम रही और आपको जो हम क्वालिटी पहुँचाना चाहते थे, जो क्वालिटी हम आपको देना चाहते थे वो क्वालिटी आप तक नहीं पहुँच पाई। तो दोस्तों जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तब तक हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे, जिसके माध्यम से आपको हम वही चीज़ बताने की कोशिश करेंगे जो हम आपको लाइव क्लास में बताने वाले थे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता दीजिएगा, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। तो दोस्तों कल मैं आपको इंग्लिश की लाइव क्लास में कुछ इंग्लिश की बेसिक चीज़ें बताने वाला था, वो सारी बातें मैं आपको इस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपकी कवर कर पाऊँगा जो मैं आपको कल लाइव क्लास में बताने वाला था। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि वो सारी बातें क्या हैं जिन्हें मैं आपको कल इंग्लिश की लाइव क्लास में बताने वाला था। तो दोस्तों हम बात करते हैं इंग्लिश की कि हमारी इंग्लिश क्या है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो आप सभी जानते हो जो इंग्लिश है हमारी वो क्या है दोस्तों, वो क्या है, एक लैंग्वेज है। जो इंग्लिश है दोस्तों वो क्या है, हमारी लैंग्वेज है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये लैंग्वेज क्या होती है, ये कैसे बनती है हमारी लैंग्वेज। तो दोस्तों अगर मैं इस लैंग्वेज की बात करूं तो हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज को जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सिंबल की, और वो सिंबल होते हैं हमारे 26 सिंबल। कितने दोस्तों, 26, जिन्हें आप कहते हो अल्फ़ाबेट। क्या कहते हो दोस्तों, अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश के सिंबल होते हैं 26, यानी कि जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, जिसमें हमारे 5 होते हैं वॉवेल और 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों मैं इन 5 वॉवेल्स की बात करूं तो ये होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट में जैसे बी, सी, डी, एफ, ये सारे आ जाते हैं। तो दोस्तों जो इंग्लिश है वो हमारी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को जानने के लिए, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसे जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लेटर्स की, यानी कि जो 26 लेटर होते हैं इन लेटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। और इस लेटर के क्रम को, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। अब दोस्तों ये जो हमारे लेटर हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स, तो इनसे मिलकर जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा वर्ड। क्या बनता है दोस्तों, वर्ड। जैसे मैं अगर कोई भी शब्द लिखता हूं, वर्ड हम कोई भी शब्द लिखते हैं, इधर मैंने लिखा ये पेन, मैंने लिखा इधर कैट, ये क्या है हमारा, ये वर्ड है और ये हमारे लेटर हैं। तो इन लेटर से मिलकर यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर हमारा बनता है वर्ड। जैसे मैंने आपके सामने लिखा पेन, कैट, और हमारा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसमें हमारा वॉवेल ना हो या फिर कॉन्सोनेंट ना हो, क्योंकि दोनों से मिलकर ही हमारा जो बनता है वो वर्ड बनता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है पेन। अब आप इस पेन में देख सकते हो, एक तो है हमारा स्वर यानी कि वॉवेल, और दो है हमारे कॉन्सोनेंट, पी और एन, ये जो हैं ये है हमारे कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों इस कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के मिलने से ये हमारा वर्ड बना, और इस वर्ड से ही निकलती है साउंड दोस्तों। क्या निकलती है, साउंड। और इसी साउंड को हम कहते हैं इंग्लिश। क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश। अब आपको एक चीज तो समझ में आई होगी दोस्तों कि हम किसी भी लैंग्वेज को जब कहते हैं तो वो किससे बनती है, हमारी साउंड से बनती है। क्योंकि हिंदी होगी उसकी अलग साउंड होगी और उसे हम हिंदी कहते हैं, इंग्लिश होगी उसकी अलग साउंड होगी, मराठी होगी उसकी अलग साउंड होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों, हम अलग अलग तरह की साउंड को हम अलग अलग तरह की लैंग्वेज कहते हैं। ये बात मेरी समझ में आई दोस्तों। मैंने क्या कहा, जितनी भी हमारी अलग अलग तरीके की साउंड होती हैं उन अलग अलग तरीके की साउंड को ही हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हमारी इंग्लिश होती है, हम इंग्लिश में आने को क्या कहते हैं, कम, और उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आना। तो दोनों में क्या फ़र्क है, साउंड का फ़र्क है, और इसी हम साउंड के फ़र्क को ही हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। हर एक लैंग्वेज की अलग साउंड होती है, अपनी एक अलग साउंड होती है। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि हमारी इंग्लिश में कितनी साउंड होती हैं। जो हमारी इंग्लिश होती है इसमें साउंड कितनी होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी इंग्लिश है इसमें कुल 44 साउंड होती हैं। जो हमारे स्वर होते हैं दोस्तों, ए, ई, आई, ओ,
यू, ये मिलकर निकालते हैं टोटल 20 साउंड। कितनी दोस्तों? 20, यानी कि 20 तरह की साउंड। और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं दोस्तों, ये मिलकर निकालते हैं 24 तरह की साउंड। और जो हमारी टोटल साउंड बैठती है दोस्तों, वो बैठती है हमारी 44 साउंड। कितनी दोस्तों? 44। और इन 44 साउंड को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश कहते हैं। तो दोस्तों यहां तक की कहानी को आप नोट करिए, उसके बाद जानेंगे हम आगे। तो दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि जो हमारी इंग्लिश है वो क्या है दोस्तों? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज किससे बनती है दोस्तों? हमारी साउंड से बनती है। और साउंड किससे निकलता है दोस्तों? हमारा वर्ड से। तो दोस्तों हमने यहां तक की चीज को जान लिया था, यहां तक की चीजों को हमने समझ लिया था कि जो इंग्लिश है वो हमारी एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज किससे कहते हैं? हम किसी भी साउंड को, यानी तरह तरह की साउंड को हम तरह तरह की लैंग्वेज का नाम देते हैं। और जो हमारी साउंड होती हैं वो किससे निकलती हैं? वर्ड से। तो दोस्तों अगर हम इस वर्ड की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर वर्ड की डेफिनेशन लिख दी है। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। लेटर्स कर लीजिए दोस्तों यहाँ पर, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि शब्दों का, यानी कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका एक मीनिंग होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा पेन। तो दोस्तों इसका एक मीनिंग है और इसका एक साउंड भी निकल रहा है। तो ये क्या है? हमारा एक वर्ड है। अगर हम इसी शब्द को इस तरीके से लिखते तो बताइए इसका कोई मीनिंग है? हमने यहां पर ई के लिए पहले लिख दिया, पी के लिए बाद में लिख दिया और उसके बाद एन। तो ये तो कोई वर्ड है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जिन शब्दों का मीनिंग नहीं होता वो वर्ड नहीं होते। तो हमने यहाँ पर आपको बताया दोस्तों, जिन शब्दों का मीनिंग होता है उन शब्दों को हम वर्ड कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस वर्ड को कैटेगराइज करना चाहें तो हम इसे किसकी कैटेगरी में रखेंगे? तो दोस्तों जितने भी हमारे वर्ड होते हैं वो सब होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग। तो दोस्तों अगर हम इन्हें, इस वर्ड को कहना चाहें तो जितने भी हमारे वर्ड होते हैं वो सब के सब होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया है कि जितने भी हमारे वर्ड होते हैं वो सब के सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं। तो अब आप दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो दोस्तों शांति रखिए, पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल होते हैं 8, जो मैं आपके सामने अभी लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिए हैं, जो आप देख सकते हो। नंबर 1 पर है हमारा नाउन, नंबर 2 पर है हमारा प्रोनाउन,
नंबर 3 पर है दोस्तों हमारा एडजेक्टिव, जिसे बहुत से लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव। इसे एडजेक्टिव नहीं पढ़ते दोस्तों, इसे पढ़ते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि ए और जे के बीच में आया हुआ डी हमेशा साइलेंट रहता है दोस्तों। नंबर 4 पर है हमारी वर्ब। क्या है दोस्तों? वर्ब। नंबर 5 पर है हमारी एडवर्ब। नंबर 6 पर है हमारा प्रेपोजिशन। नंबर 7 पर है हमारा कंजंक्शन। नंबर 8 पर है हमारा इंटरजेक्शन। तो दोस्तों ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो हमारे वर्ड होते हैं वे सभी वर्ड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग होते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूं, जिनके माध्यम से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी वर्ड होते हैं वो भाग होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों गो, डॉग, हैप्पी, स्लो। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं। अब आप इन्हें देखिए। ये जो गो है ये क्या है? हमारी वर्ब है। हम इसे किस नाम से जानते हैं? वर्ब के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो ये भी क्या है? हमारा वर्ड एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। और ये जो डॉग है ये क्या है? हमारा एक नाउन है, क्योंकि जिन वस्तुओं का नाम होता है वे सब की सब वस्तुएं क्या होती हैं? नाउन होती हैं दोस्तों। हैप्पी माने खुश, ये क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों, कि खुशी को व्यक्त कर रहा है। हैप्पी, हैप्पी क्या होती है? खुश होता है। तो ये हैप्पी जो है वो क्या है? हमारा ये भी नाउन है दोस्तों। स्लो ये क्या है? हमारी एडवर्ब है, क्योंकि किसी भी वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एडवर्ब कहते हैं। तो ये जो स्लो है ये वर्ब की क्या बताता है? विशेषता बताता है कि वह धीरे चलती है, पानी धीरे धीरे बहता है। तो ये जो स्लो है ये क्या है? हमारी एडवर्ब है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भागों की। तो दोस्तों अब हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लेते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो नाउन होता है इसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे नाउन होते हैं वे सब के सब किसी ना किसी वस्तु का नाम होते हैं। यानी कि संसार में जितनी भी चीज़ों के नाम हैं वो सब के सब क्या है? हमारे नाउन है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम जान लेते हैं प्रोनाउन क्या होता है। हमारा जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन तैयार करना चाहें दोस्तों तो हम कह सकते हैं रिप्लेसेस ए नाउन। एक नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला शब्द, यानी कि प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कोई नाउन को हटाकर उसकी जगह किसका यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूं तो मैं कह सकता हूं मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब मैं आगे राम का नाम ना लिख के मैं ये कह सकता हूं ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। तो मैंने यहां पर राम को ना लिखकर मैंने किसका यूज कर लिया? प्रोनाउन का यूज कर लिया। प्रोनाउन का यूज कर लिया, क्योंकि ये जो ही शब्द है ये क्या है? हमारा एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसके स्थान पर आया है? एक नाउन के स्थान पर आया है। और नाउन के स्थान पर यूज हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। तो जो प्रोनाउन होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। और ये रोकते हैं किसी भी नाउन की रेपिटेशन को, यानी कि बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों की उस रेपिटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम डिटेल से कवर करेंगे तब। अगला शब्द है हमारा एडजेक्टिव। तो दोस्तों अगर हम इस एडजेक्टिव की बात करें तो ये होता है क्वालिफाई से नाउन
तो दोस्तों जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं दोस्तों। नंबर 4 पर है हमारी वर्ब। वर्ब क्या होते हैं दोस्तों? वर्ब हम कहते हैं एक्शन वर्ड। जिन शब्दों से हमें किसी भी वस्तु की एक्शन के बारे में पता चलता है, वे सभी वर्ड हमारे कहलाते हैं वर्ब। जैसे मैं कहूं यहां पर तो गो, रीड, कम, ये सारे के सारे जो वर्ड है दोस्तों, ये क्या है? हमारे वर्ब हैं। नंबर 5 पे आता है दोस्तों हमारी एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब होती है दोस्तों क्वालिफाइज ए वर्ब। जो शब्द एक वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जो शब्द वर्ब की विशेषता बताते हैं, वे सभी शब्द कहलाते हैं हमारे एडवर्ब। क्या कहलाते हैं दोस्तों? एडवर्ब। अगला शब्द है दोस्तों हमारा प्रेपोजिशन। तो दोस्तों अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो ये जो प्रेपोजिशन है दोस्तों, ये क्या होता है? तो प्रेपोजिशन होता है दोस्तों हमारा रिलेटिंग वर्ड। ये किसी नाउन और प्रोनाउन से किसी भी चीज का संबंध बताता है। जैसे मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा द एप्पल इज ऑन द टेबल, कि जो सेब है वो कहां पर है? टेबल पर है। तो इस सेब की स्थिति को कौन बता रहा है? ये ऑन बता रहा है कि जो सेब है वो कहां पर है? टेबल के ऊपर है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं रिलेटिंग वर्ड। अगला शब्द है दोस्तों हमारा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है दोस्तों? कंजंक्शन होता है हमारा जॉइनिंग, या फिर हम कह सकते हैं जो कंजंक्शन होता है दोस्तों वो होता है हमारा जॉइनिंग वर्ड कह सकते हैं, या तो दोस्तों जो हमारा कंजंक्शन होता है हम कह सकते हैं या तो वो हमारा जॉइनिंग वर्ड हो सकता है या फिर कनेक्टिंग वर्ड हो सकता है। या तो वो किसी चीज़ को जोड़ने का काम करेगा या फिर उसे जोड़ने का काम करेगा। या तो वो दो सेंटेंसों को जोड़ सकता है या फिर वो दो शब्दों को जोड़ सकता है। जैसे मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो मैंने आपके सामने दो शब्द लिखे, राम एंड राहुल। तो यहाँ पर ये जो एंड है दोस्तों, ये क्या कर रहा है? राम और राहुल को जोड़ रहा है, कि राम और राहुल। तो जो शब्द हमारे दो शब्दों को या फिर दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, वे कहलाते हैं हमारे कंजंक्शन। नंबर 8 पर है दोस्तों हमारा इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है दोस्तों? इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड। जो हमारा इंटरजेक्शन होता है दोस्तों वो होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड। ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति की अचानक से आने वाली फीलिंग को बताते हैं। जैसे मान लो अभी आप चलकर आ रहे हैं और आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? अरे। तो जो शब्द आपकी सडन फीलिंग को बताते हैं, किसको बताते हैं? सडन फीलिंग को बताते हैं, वे सभी शब्द कहलाते हैं हमारे इंटरजेक्शन। तो दोस्तों यहां तक की चीज को नोट कीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने ये सब नोट कर लिए होंगे। अब मैं इन्हें कर देता हूं रफ।
तो दोस्तों इससे पहले हमने सारी बातें जानी थी इस वर्ड के बारे में, और हमने आपको बताया था जो हमारा वर्ड होता है वो एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। जो हमारा वर्ड होता है वो क्या होता है? अक्षरों का एक मीनिंगफुल यूनिट होता है। क्या होता है दोस्तों? अक्षरों का एक मीनिंगफुल यूनिट। अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं दोस्तों अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका अपना एक मीनिंग होता है। और हमने इसको बताया भी था एग्जाम्पल के माध्यम से। फिर हमने आपको बताया था जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं, जिसमें हमने आपको यहाँ पर लिखा भी था कि जो हमारे वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं। अब हम इससे आगे जान लेते हैं दोस्तों, इससे आगे क्या आता है। तो दोस्तों इस वर्ड से आगे आता है हमारा फ्रेज। क्या आता है दोस्तों? फ्रेज। अब आपके सामने मैं इस फ्रेज की डेफिनेशन लिख रहा हूं जिसके माध्यम से आप समझ पाओगे कि हमारा फ्रेज क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद आउट कंप्लीट मीनिंग। तो दोस्तों मैंने आपके सामने फ्रेज की डेफिनेशन लिखी है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद आउट कंप्लीट मीनिंग। अगर दोस्तों हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी निकल के आएगी, वो ये निकल के आएगी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो हो लेकिन पूरा अर्थ ना हो, उसे हम कहते हैं फ्रेज। तो जो शब्दों का समूह होता है उसका अर्थ निकले लेकिन पूरा अर्थ ना निकले, उस ग्रुप को हम कहेंगे फ्रेज। क्या कहेंगे दोस्तों? फ्रेज। मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल देता हूं जिसके माध्यम से आप इसे और भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है करण एंड अर्जुन। तो दोस्तों ये क्या है? शब्दों का समूह है। इसमें 3 शब्द हैं दोस्तों, देख सकते हो आप, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं है। जैसे मैंने कहा करण एंड अर्जुन, तो करण और अर्जुन क्या उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई? नहीं दी गई। तो ये क्या है दोस्तों? हमारा फ्रेज है। इसी को हम कहते हैं फ्रेज, यानी कि शब्दों का समूह तो हो लेकिन उसका पूरा अर्थ ना हो। तो जिन जो शब्दों का समूह होता है और उसका पूरा अर्थ नहीं होता उसे हम फ्रेज की कैटेगरी में रखते हैं। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिखा इन द क्लास, क्लास में। तो दोस्तों ये भी क्या है? हमारा शब्दों का समूह है लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं है कि क्लास में। क्लास में कौन? ये भी तो नहीं बता रहा। तो ये भी क्या है दोस्तों? हमारा फ्रेज है। अगर हम इससे आगे जानने की बात करें दोस्तों तो हम कह सकते हैं, अगर हम इससे आगे जानेंगे तो इससे आगे आता है हमारा सेंटेंस। क्या आता है दोस्तों? सेंटेंस। मैं यहां पे लिख देता हूं सेंटेंस। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि सेंटेंस क्या होता है। आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे कि सेंटेंस हम किसे कहते हैं। तो ज़रा एक बार डेफिनेशन लिख के भेजिएगा कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम इस सेंटेंस की डेफिनेशन अगर तैयार करना चाहें तो हमें कुछ नहीं करना होता। ये जो विद आउट है इसमें से हम आउट को आउट कर देंगे और बाकी की जो डेफिनेशन रहेगी वो सेम ही रहेगी। तो हम इस सेंटेंस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम इस सेंटेंस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, जरा आप मुझे बताइए इनमें क्या कमी है। मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस कहा दोस्तों, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो। कहीं कुछ गड़बड़ है दोस्तों? चलो एक बार मैं फिर से बोलता हूं, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो। ये सेंटेंस सही है दोस्तों? चलो दोस्तों कोई बात नहीं, समझ पा रहे होगे आप।
जब मैंने सेंटेंस कहा मेहमान को प्लेट में रख कर खाना दो, तो रखा किसे जा रहा है और खाना किसे दिया जा रहा है। आप शब्दों को समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे वर्ड हैं वो सही जगह पर नहीं है। अगर मैं कहना चाहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि बच्चे को उबाल कर दूध दो, तो इस वाले सेंटेंस में कहना तो सही है, ये कह तो वो सही रहा है कि बच्चे को दूध दो उबाल कर, लेकिन हम कह क्या रहे हैं, बच्चे को उबाल कर दूध दो। बच्चे को उबाल दो और फिर दूध दो। जब बेटा बच्चे को उबाल दोगे तो दूध किसे दोगे, ये अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा ना, ग्रामेटिकल। तो हम इन शब्दों का यूज हम ग्रामेटिकल तरीके से नहीं करते हैं, बोलचाल की भाषा में हम इन सेंटेंसों को बोल देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल तरीके से इनकी जो शब्दों की अरेंजमेंट होती है वो गलत होती है। तो दोस्तों अगर हम इसकी कंप्लीट, इस सेंटेंस की पूरी तरीके से डेफिनेशन तैयार करना चाहें तो हम कह सकते हैं, इसी के साथ साथ हमारे लिए ऐड और करना पड़ेगा, किसके लिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, मेंट ऑफ वर्ड। तो दोस्तों हम कह सकते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन हमारी बनके तैयार हो गई। एक ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, और शब्दों की सही व्यवस्था से लगे होते हैं। जो शब्द होते हैं वो अपनी जगह पर लगे होते हैं, सही जगह पर लगे होते हैं, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। यहां तक की चीज को नोट कीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों हमने जान लिया सेंटेंस के बारे में। हमने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया था फ्रेज के बारे में, उसके बाद बताया सेंटेंस के बारे में। एक बार मैं इसे आपको रीट्राई कर देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। मैंने आपको फ्रेज की डेफिनेशन बताई थी दोस्तों, मेरे साथ साथ बोलिएगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विदआउट कंप्लीट मीनिंग। तो हमने इसकी हिंदी जो तैयार की वो क्या की थी दोस्तों, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो हो लेकिन पूरा अर्थ ना हो। जैसे हमने आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए थे, करण एंड अर्जुन। ये सेंटेंस में, इस सेंटेंस में शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है, हमारा फ्रेज। अगला सेंटेंस लिखा था हमने आपके सामने, इन द क्लास, क्लास में, तो इसका भी अर्थ तो है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है। तो ये दोनों के दोनों हैं दोस्तों, ये क्या है, हमारे फ्रेज हैं। उसके बाद हमने जाना था सेंटेंस को, कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस का हमने आपको अर्थ बताया था दोस्तों, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, उसके साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, और जो शब्दों की अरेंजमेंट होती है वो भी सही जगह पर होती है। दोस्तों अगर हम इस फ्रेज की बात करना चाहें तो हम इस फ्रेज को भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हमारा फ्रेज होता है इसे भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 पे आता है दोस्तों हमारा नाउन फ्रेज। नंबर 1 पे आता है हमारा नाउन फ्रेज, क्योंकि जो फ्रेज होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है नाउन फ्रेज। नंबर 2 पर आता है दोस्तों हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। और नंबर 3 पर आता है दोस्तों हमारा एडवर्ब फ्रेज। तो दोस्तों ये हमारे 3 फ्रेज होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे इन चीज़ों को उस वक्त। उससे पहले दोस्तों हमने आपको बता दिया सेंटेंस के बारे में, फ्रेज के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि सेंटेंस को करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों की सही व्यवस्था करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर की। तो हम स्ट्रक्चर को जानेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहीं पे लिख देता हूं सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया था सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड।
तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंस की डेफिनेशन लिख दी कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, और जो शब्दों का व्यवस्था होती है वो शब्द सही जगह पर लगे होने चाहिए। अब दोस्तों इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रक्चर की। अब दोस्तों इस स्ट्रक्चर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट को, जिसे हम कहते हैं डूअर भी कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाओगे, उसके बाद आती है हमारी वर्ब, और जो हमारी वर्ब होती हैं दोस्तों वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है हमारी मेन वर्ब। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी मेन वर्ब। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो दोस्तों हम कह सकते हैं V1, V2, V3, V1 प्लस S या ES, उसके बाद V1 प्लस ING। तो ये जो होती हैं ये हमारी मेन वर्ब की फॉर्म होती हैं दोस्तों। इन्हीं के आधार पर हम वर्ब को डिवाइड करेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं दोस्तों वो होती हैं हमारी वर्ब। बहुत सारी होती हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लिख दी हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ों को तब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी दोस्तों हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों 2 प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहां तक की चीज को समझ लीजिए एक बार। मैंने आपको क्या बताया कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? स्ट्रक्चर की। और स्ट्रक्चर को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। नंबर 1 पे हमने लगाया दोस्तों सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम सेंटेंस में किसे लगाते हैं? सब्जेक्ट को लगाते हैं, जिसे हम डूअर भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें लगानी पड़ती है वर्ब, और वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हमने दोस्तों वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जिससे मेन वर्ब में हमारी 5 तरह की फॉर्म आती हैं, V1, V2, V3, और V1 प्लस S या ES, उसके बाद V1 प्लस ING। तो ये फॉर्म होती है हमारी मेन वर्ब की दोस्तों। और हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, आर, एम, वॉज, वर। इनके बारे में हम जानेंगे, सेंटेंस को सीखेंगे उस वक्त। तो दोस्तों इससे पहले इस चीज को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहां तक की कहानी को आपने नोट कर लिया होगा। अब हम कल को जानेंगे दोस्तों, यानी कि अपनी अगली क्लास में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हम आपको कल की क्लास में दोस्तों बताएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार के बारे में, कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस क्लास में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मुझे बहुत ही अफसोस है दोस्तों कि मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले सका, लेकिन मैं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से वही कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।